नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए भूगोल के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये आपके जीएस पेपर फर्स्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको पता होगा कि जीडीसी का एग्ज़ाम आपका 15 मार्च 2022 को होने वाला है, तो समय कम है। इसके लिए जो है रिवीजन पर्पज़ से ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, और एकेडमी आपके लिए लेकर के आया है गेट 30% ऑफ। यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एकेडमी पे, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। या फिर आपका सीमित समय के लिए है, केवल 8 और 9 मार्च तक ही आपका ऑफर वैलिड रहेगा। तो जो लोग भी यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। नीचे आपको जो है ऑफर प्राइस दे दिया गया है, वहाँ पे आप डिटेल जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से जा चेक कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको वहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय ये आप रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा। बाकी आपका ऑफर प्राइस यहाँ पे दिया गया है वीडियो के लिए, लेखपाल के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। या फिर आप यूपी पीसीएस या और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दे दिया गया है। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न है आज का, सिंधु नदी का उद्गम होता है। 4 विकल्प है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील के पास से। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैलाश पर्वत माला ये तिब्बत में स्थित जो है ट्रांस हिमालय का भाग है यह। दूसरा प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में नहीं बहती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, हमेशा जो है यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मांडवी। भारत में नर्मदा नदी हो गया, दामोदर और राप्ती, ये रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियां हैं, जबकि मांडवी एक गोवा की मुख्य नदी है जो कि रिफ्ट घाटी में ये नहीं बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट से होता है, जो कि जबलपुर के भेड़ाघाट में कपिल धारा, जिसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, का ये निर्माण करती है। और तापी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। तो नर्मदा और तापी, ये दो क्वेश्चन जो है बनता है यहाँ से। नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियाँ हैं जो कि भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में जा कर के मिलती हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। तो उत्तर की ओर जो बहने वाली नदी है वो आपका यहाँ पे सोन नदी होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि दक्षिण की तरफ से ये आकर के मिलती है और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यमुना हो गया, चंबल हो गया, सोन नदी, ये तीनों दक्षिण की तरफ से मिलने वाली। यदि पूछा था कि दक्षिण की तरफ से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है गंगा की, तब भी सोन नदी होता। तो ये 3 नदियाँ याद रखिएगा, यमुना, चंबल और सोन, ये दक्षिण की तरफ से आकर के गंगा में मिलती हैं। और उत्तर की तरफ से आकर के जो मिलने वाली गंगा की सहायक नदी हैं उनमें गोमती नदी है, घाघरा है, गंडक है, कोसी नदी है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। चौथा प्रश्न, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं। तो यहाँ पे जो सही होगा आपका, कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ गाद यानी कि मलबा लेकर नहीं चलती हैं, इसलिए वह डेल्टा का निर्माण न करके वह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पूछा था कौन कौन सी नदियां हैं जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तभी अभी आपको बताया गया नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो कि ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए यह कौन सी नदियां हैं। तो इनमें ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु नदी है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत की 3 जो महत्वपूर्ण नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु के उद्गम स्रोत यह हिमालय स्थित मानसरोवर झील के पास से जो है का उद्गम होता है। छठवां प्रश्न है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। तो है यांगसे नदी। डी विकल्प यहाँ पे सही होगा, यांगसे
नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। मेकांग नदी जो दिया गया है यहाँ पे ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है। गंगा नदी ये आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। 7वां प्रश्न है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशियाई नदी कौन सी है? तो है आमूर नदी। सी विकल्प यहाँ सही होगा। प्रशांत महासागर में गिरने वाली प्रमुख एशियाई नदियों में देखा जाए तो ह्वांगहो नदी है चीन की, आमूर नदी है, यांगटी सिक्यांग है, सिक्यांग नदी है, और लीना नदी हो गया, ओबे और एनेसी नदियाँ, ये आर्कटिक सागर में गिरने वाली एशियाई नदियाँ हैं। 8वां प्रश्न है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह कांगो नदी पर है। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे जो जाम्बेजी दिया गया है, जाम्बेजी नदी पर जो है विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। नाइजर नदी पर पाम तेल की नदी जो है इसे कहा जाता है। और नील नदी पर जो है आसवान बांध बनाया गया है, जो कि पूछा भी गया है कई बार। 9वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर कौन सा है? तो है मॉन्ट्रियल। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर कनाडा के मॉन्ट्रियल और क्यूबेक शहर स्थित है। मॉन्ट्रियल ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है और सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख बनाने वाली नदी है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप व एशिया की सीमा बनाती है? तो वह है यूराल। बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान में प्रवाहित होती है, जो कि यूरोप व एशिया की सीमा बनाती है। बोल्गा नदी सी ऑप्शन में जो दिया गया है, तो बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि रूस में प्रवाहित होती है। और स्प्री नदी तो जर्मनी में प्रवाहित होती है जो, और येल्ब नदी की सहायक है स्प्री नदी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है यह इसी नदी के किनारे स्थित है। 11वां क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदियों में देखा जाए तो क्षिप्रा है, काली है, सिंधु नदी, पार्वती तथा वनास नदियां हैं। रिहंद व कनहर नदी ये सोन की सहायक नदी हैं। सोन और यमुना ये गंगा की सहायक नदी हैं। उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित यह शहर है। तो पूछा भी गया है कई बार, उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से नहीं होता है? तो वह है राप्ती। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा, यमुना, गंडक, शारदा जिसे काली नदी कहा जाता है, रामगंगा हो गया, घाघरा, इन नदियों की तरह राप्ती नदी का उद्गम भी हिमालय से ही होता है। गोमती नदी हो गया, पांडो तथा सई नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से हुआ है। 13वां प्रश्न है, सिंधु नदी जल समझौता के तहत किस नदी के जल का अधिकतम उपयोग भारत नहीं कर सकता है? तो वह झेलम नदी। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में। इसके द्वारा 3 पूर्वी नदियों जिनमें ब्यास है, रावी और सतलज, तो इन तीनों के जो है 80% जल का उपयोग भारत तथा सिंधु, चेनाब तथा झेलम नदी के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान कर सकता है। तो इस प्रकार देखा जाए झेलम नदी के जल का अधिकतम उपयोग वह भारत नहीं कर सकता है। और 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया, चूलिया जलप्रपात नर्मदा नदी, ये आपका गलत हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में ये चंबल नदी पर है, ना कि नर्मदा नदी पर। तो बाकी सभी सुमेलित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, साडनी जलप्रपात शंख नदी पर, दसम जलप्रपात कांची नदी पर है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? तो डी ऑप्शन चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह चेन्नई नहीं बल्कि विशाखापत्तनम है। तो यदि पूछा जाए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो हो जाएगा विशाखापत्तनम। तो बाकी सभी सुमेलित है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में है। सागरमाला परियोजना ये बंदरगाहों को सड़क व रेल से जोड़ने से संबंधित है। बाकी सभी सुमेलित हैं। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जवाहर सागर परियोजना जो दिया गया है ये राजस्थान में है और ये चंबल नदी पर बनाया गया है। राजस्थान में और चंबल नदी पर है जवाहर सागर परियोजना। इंदिरा सागर व ओंकारेश्वर ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं। गांधी सागर परियोजना ये भी मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। 17वां प्रश्न है, मकर और विषुवत रेखा को 2-2 बार काटने वाली नदियों
का जोड़ा कौन सा है? तो है लिम्पोपो और कांगो। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लिम्पोपो नदी ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे तथा मोजाम्बिक की नदी है जो कि मकर रेखा को ये 2 बार काटती है। वहीं पर कांगो देखा जाए, कांगो नदी को जायरी नदी भी कहा जाता है। तो कांगो गणराज्य कांगो तथा अंगोला की नदी है ये, जो विषुवत रेखा को ये 2 बार काटती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वह है आपका दामोदर घाटी परियोजना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 1948 में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर शुरू किया गया था। यह एक ऐसी परियोजना है जहां जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। 19वां प्रश्न है, गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी भारत के किस क्षेत्र में बहने वाली नदी है? तो लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदी है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 20वां जो प्रश्न है, विश्व विरासत सूची में शामिल बमियान घाटी किस देश में है यह? तो अफगानिस्तान में है यह। सी ऑप्शन सही होगा। विश्व विरासत सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल बमियान घाटी अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान स्थल अवरुद्ध देश है जिसकी राजधानी काबुल तथा यहाँ की सर्वोच्च सभा को हम लोया जिरगा कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, स्वात घाटी को किस देश का स्वर्ग कहा जाता है? तो पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान का संवैधानिक नाम इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तथा फैसलाबाद को यहाँ का जो है मानचेस्टर कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों से जाना जाता है? तो इनको दून के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। हिमालय को निर्माण की आयु एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला तो ट्रांस हिमालय जिसे तिब्बत का क्षेत्र कहते हैं। दूसरा बृहत हिमालय जिसमें महान हिमालय का भाग आएगा। तीसरा लघु हिमालय जो कि मध्य हिमालय का क्षेत्र। और चौथा बाह्य हिमालय जो कि शिवालिक श्रेणी आता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक कहते हैं और लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो कुछ प्रसिद्ध दून जिनमें देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो है वर्षा जनक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गंडक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से है। शारदा, सहायक व रामगंगा सिंचाई की एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे उत्तर प्रदेश लाभान्वित होता है। वर्षा जनक का उल्लेख उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्राप्त नहीं होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखते हैं, रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। इन सभी का। रिफ्ट घाटी भूकंप हो गया, वलन तथा अपरदन जैसी आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं का यह परिणाम है। 25वां प्रश्न है कि यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। तो यह दून्स। आपको अभी बताया गया, डी ऑप्शन सही होगा। दून्स ये यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका परियोजना दिया गया है, दूसरी तरफ दिया गया है राज्य। तो सी ऑप्शन जो दिया गया है टेहरी बांध उत्तर प्रदेश, गलत हो जाएगा आपका। टेहरी बांध उत्तराखंड में है। टेहरी बांध आपका उत्तराखंड में है और भागीरथी एवं भिलंगाना नदी के संगम पर यह बनाया गया है। और यह बांध देखा जाए तो 260.5 मीटर यह ऊंचा है। तो बाकी सभी सुमेलित हैं। हीराकुंड उड़ीसा में है, जलधका पश्चिम बंगाल में है, ब्यास पंजाब में है। 27वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे ए ऑप्शन तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। तालाबों द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है। यहाँ देखा जाए तो 24,000 जो है सर्वाधिक तालाब जो कि तिरुचिरापल्ली जिले में अकेले ही हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये सतलज नदी से निकाला गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंडक नदी से निकलने वाली नहर है?
तो वह त्रिवेणी नहर, डी विकल्प सही हो जाएगा। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है जो बिहार राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन है। शारदा नहर जो ये ऑप्शन में दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश में शारदा नदी से, तथा मूठा नहर ये महाराष्ट्र में मूठा नदी से निकलती है। 30वां प्रश्न है, मुल्लई पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु और केरल के बीच, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे मुल्ला पेरियार बांध का विवाद तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। इस बांध का निर्माण पेरियार नदी पर किया गया है। तो यह पेरियार नदी जो है आपका केरल में बहती है। 31वां क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एक तरफ दिया गया यहाँ पे झील, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो पुलिकट झील किस राज्य में है? तमिलनाडु में हो जाएगा ए का। तीसरा, चिल्का झील उड़ीसा में है, तो बी का हो जाएगा पहला। वूलर झील तो ये आपका कश्मीर में है, सी का हो जाएगा चौथा। तो बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा चौथा। सांभर झील राजस्थान में, डी का हो जाएगा दूसरा। 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 आप देख सकते हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील जिसे लैगून कहते हैं कौन सी है? तो है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील जिसे लैगून झील के नाम से जाना जाता है, ये चिल्का है और यह उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में जो है यह अवस्थित है। 33वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये है टिहरी बांध, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टिहरी बांध की ऊंचाई देखा जाए तो 260.54 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहीं पे सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 163 मीटर है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई 225 मीटर है और रिहंद बांध की ऊंचाई देखा जाए तो ये आपका 91.46 मीटर है। भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग बांध है, इन दोनों को एक में यदि जोड़ा जाएगा तो भाखड़ा की जो ऊंचाई है 225 है और नांगल बांध की ऊंचाई 29 मीटर है। तो सबसे ऊंचा यहाँ पे पूछा गया, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी होगा, 260.54 मीटर इसकी ऊंचाई है। 34वां प्रश्न है, कौन सा झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है, तो चिल्का झील है, बी विकल्प सही हो जाएगा। चिल्का झील अभी बताया गया, ये भारत के उड़ीसा राज्य में है और एक लैगून झील है। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 1165 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 35वां क्वेश्चन है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में सतारा शहर में यह स्थित है। 36वां प्रश्न है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी झील बनता है, सी ऑप्शन सही होगा। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। काल्डेरा हो गया, उसके बाद ज्वालामुखी क्रेटर का ही जो है ये अधिक विस्तृत रूप है। जब इस काल्डेरा में पानी भर जाता है तो ज्वालामुखी झील या काल्डेरा लेक का निर्माण होता है। 37वां क्वेश्चन है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो वह है ग्लेशियर, डी विकल्प सही हो जाएगा। मीठे पानी की कुल मात्रा का देखा जाए तो 68.7%, या ध्रुवीय बर्फ क्षेत्र एवं हिमनद के रूप में करीब देखा जाए तो 30.1%, और भूमिगत जल के रूप में 0.3% जो, और सतही जल के रूप में देखा जाए तो 0.9%, और बाकी अन्य रूप में जो है पाए जाते हैं। 38वां प्रश्न है, कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है? तो है प्रशांत महासागर, ये ऑप्शन सही होगा। प्रशांत महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है। निमग्न द्वीप ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले होते हैं। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन पर्वत नहीं है? तो इसमें देखा जाए माउंट एल्बर्ट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माउंट एल्बर्ट ये उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है। और पेरिनीज दिया गया, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाने वाला यूरोपियन पर्वत है। पेनाइन ये आपका इंग्लैंड के उत्तर दक्षिण में फैला हुआ प्राचीन यूरोपीय वलित पर्वत है। और जूरा पर्वत ये यूरोप में स्थित है जो कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा यह बनाता है। तो कौन सा पूछा गया, यूरोपियन पर्वत नहीं है, तो हो जाएगा माउंट एल्बर्ट। और अंतिम क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत स्थित है? कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई देखा जाए
तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह भारत नेपाल सीमा पर सिक्किम के उत्तर पश्चिम में यह स्थित है। और सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,800 जो है 86 8,848.86 मीटर। तो पहले 8,848 था, लेकिन 0.86 की इसमें वृद्धि हुई है। तो सबसे ऊंचा पूछा है तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, और भारत का सबसे ऊंचा तो कंचनजंगा होगा, लेकिन K2 भी माना जाता है। 8,611 K2 की ऊंचाई है। तो पूर्णतः भारत में पूछा है तो कंचनजंगा होगा यदि भारत में, क्योंकि K2 जो है आपका POK में है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है ये। तो यहाँ पे पूछा गया कंचनजंगा पर्वत स्थित है भारत नेपाल सीमा पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज के जो GDC यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए 15 मार्च 2022 को पेपर होना है। तो GS पेपर फर्स्ट के लिए भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अकेडमी आपके लिए लेकर आया है क्रैक यूपी लेखपाल एग्जाम, और जो है आपको पता होगा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म है अकेडमी। तो यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए जो 3 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन फीस रखा गया है 1,000 रुपये है, 6 मंथ का है 1,500 रुपये, और 1 साल का फीस है 2,000 रुपये। तो आप जो है जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके और आप आसानी से जो है यूपी लेखपाल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते समय एग्जाम लर्नर, तो आपको वहाँ पे 10% डिस्काउंट भी हो जाएगा। और साथ में जो है आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो कोर्स फीस है 3 मंथ का 1,500 है, 6 मंथ का 2,700 रुपये और 12 मंथ का 3,300 रुपये है। और यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन के टाइम एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% का वहाँ एडिशनल डिस्काउंट भी हो जाएगा। और यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके जो है वहाँ से भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम चाहे यूपी PSC का हो या यूपी SSSC, आप जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ में जो है हमारा रेफरल कोड आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते समय एग्जाम लर्नर, जिससे आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी फीस है उसमें आपको उसके अलावा भी आपको जो है 10% की छूट मिल जाएगी। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपसे वहाँ पे माँगा जाता है।